हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपीवी। तो जैसा कि हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे, सामान्य कृषि विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे और हमने आपको ये बताया था कि इस तरीके से जो हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन के थ्रू जो है चीज़ों को पढ़ेंगे या फिर समझेंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन रहने वाला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे। तो हम लोगों को समझना है, जानना है व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, ये चीज हमको जानना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को टिकाऊ कृषि भी बोलते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को टिकाऊ खेती भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है हमको क्या है ये चीज तो समझना ही है। साथ में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड हाउ sustainable agriculture is different from subsistence agriculture and commercial agriculture commercial एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है या फिर टिकाऊ खेती क्या है, और ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर से किस तरीके से भिन्न है। ठीक है, तो ये जो मतलब जीविका पार्जन वाली जो खेती होती है उसको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। कॉमर्शियल मतलब एक व्यापारिक तरीके से जो खेती की जाती है उसको कॉमर्शियल एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें हम लोगों को डिफरेंस को समझना है। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या। देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को जानने से पहले हम लोग जाने कि जो आजकल की खेती चल रही है वो किस तरीके की खेती है। जैसा कि हम आजकल की खेती देखते हैं तो ये एक प्रकार से कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में आ रहा है। ये एक प्रकार से कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम लोग बचत के पीछे जो है पड़े हुए हैं कि कितनी जो है बचत हमारी खेती से निकल करके हमको मिल जाए, भले ही उसके लिए हमको क्या करना पड़े, इससे कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, तो इस तरीके की खेती जो है ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में आ रही है। ठीक है, इसमें हाई इनपुट लगता है और हाई आउटपुट हमको मिलता है। ठीक है, जबकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लो इनपुट लगता है और हाई आउटपुट हमको मिलता है। ठीक है, तो जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है इसमें हो क्या रहा है, इसमें हम बहुत सारे पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड का यूज कर रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, जो हमारी सॉइल में माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि हमारी ये मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, सॉइल है, मृदा है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ये माइक्रोब्स जो हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, इस सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिकम्पोजिशन में बहुत ही सहायक होते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि अगर हम गोबर डाल रहे हैं तो उसके डिकम्पोजिशन में, या फिर पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, उनके डंठल हैं, उनको अगर डाल रहे हैं तो इनके सबके डिकम्पोजिशन में ये जो माइक्रोब्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि किसी ने कहा है कि बिना माइक्रोब्स के मृत्यु भी अधूरी है, क्योंकि अगर मृत्यु हो गई व्यक्ति की और उसको जमीन में डाल दिया गया तो वो तब तक नहीं जो है खत्म होगा, गलेगा नहीं, जब तक उस पर माइक्रोब्स जो है अपनी एक्टिविटी नहीं करेंगे। ठीक है, तो माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, चाहे वो जो भी प्रक्रिया हो। माइक्रोब्स हर जगह अपना जो है रोल निभाते हैं। आप दूध से दही बनाते हो, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फर्मेंटेशन करते हैं, सिरका बनाते हैं, वहाँ पर भी जो है माइक्रोब्स हैं। तो ईच एंड एवरी प्लेस पे जो है माइक्रोब्स हैं और उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ साइकिल के लिए। ठीक है, या फिर पेड़ पौधों की लाइफ साइकिल के लिए।
दूसरा जो है रोल जो माइक्रोब्स का है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है नहीं, तो इन सारी एक्टिविटीज में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन इस कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में, जैसे कि हम आपसे बता रहे हैं कि इस कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या है कि हम केमिकल का यूज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग केमिकल का यूज कर रहे हैं कि इंसेक्ट कंट्रोल हो जाए या फिर वीड का मैनेजमेंट हो जाए, जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए, कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएं, ताकि फसलों से हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। जो बीमारियां हैं उनको नष्ट करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो माइक्रोब्स हैं, जो सॉइल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये क्या हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। और ये जब खत्म हो जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो सॉइल की उर्वरा शक्ति है ये भी खत्म हो जा रही है। अब भले ही हम उसमें जो है नाइट्रोजन डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, पोटाश डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हमने जो है इसमें पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ये सब डाल करके क्या किया है, माइक्रोब्स को खत्म कर दिया है। इसकी जो उर्वरा शक्ति है उसको हमने क्या किया है, खत्म कर दिया है। तो ये जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है ये एक प्रकार से अब जो है एक प्लेट्यू पे आ चुकी है, एक समझिए जो है जहाँ पे ऐसे स्थान पे आ चुकी है जहाँ पे अब जो है ईल्ड बढ़ना नहीं है, अब जो है ईल्ड घटना है। अब अगर हम ज़्यादा पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ें यूज करते हैं तो क्या होगा, ये ईल्ड जो है घटेगी, अब बढ़ेगी नहीं। तो ये इस स्टेज में कॉमर्शियल एग्रीकल्चर आ चुकी है, क्योंकि अब हमने माइक्रोब्स को भी धीरे धीरे जो है फील्ड से खत्म कर दिया है। और दूसरा एक जो है इसका ड्रॉबैक ये है कि जो फूड जो हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी क्या है, हानिकारक है, हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक है, और हमारे जो हमारा जो इकोसिस्टम है उसके लिए भी हानिकारक है। क्योंकि जब हम ये हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब यूज करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हैं वो किसी न किसी इंसेक्ट से पॉलिनेट होती हैं, और जब उनमें पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, तभी हमको जो है फूड मिलता है, अदरवाइज हमको फूड नहीं मिलेगा, सीड उसमें नहीं बनेगा। तो जब हम हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सारी चीज़ें यूज करते हैं तो वो जो कीड़े मकोड़े हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये भी सब क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। तो इस तरीके से जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें हम अंधाधुंध जो केमिकल है उनका यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे लिए आयरन मान लीजिए जरूरी है, भाई शरीर के लिए आयरन जरूरी है क्योंकि उससे क्या होगा, ब्लड बनेगा। लेकिन अगर हम हाईली कंसंट्रेटेड आयरन जो है अपनी बॉडी में डालने लगे तो वो जो है नुकसानदायक होगा। इसी तरीके से क्या है कि हम यूरिया डाल रहे हैं, हम एमओपी डाल रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं, हाईली कंसंट्रेटेड डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं या इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि एक प्रकार से सॉइल में ना टॉक्सिसिटी आ जा रही है, सॉइल जो है टॉक्सिक हो जा रही है, और ये टॉक्सिक जो है हमारे फूड में जा रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी को, इन्वायरमेंट्स को पलूट कर रहे हैं। और जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जो एक बहुत ही बढ़िया, जो एक कह सकते हैं कि जीवन के लिए लाभदायक जो माहौल बना हुआ है, वातावरण बना हुआ है, वो सब क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। क्यों? कि हम जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ये सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं। तो अब इन सारी चीज़ों के सलूशन के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है आया हुआ है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आया हुआ है। अब हम लोग जानेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, टिकाऊ खेती क्या है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमको किसी चीज़ को सस्टेन करना है, हमको किसी चीज़ को सस्टेन करना है, ज़्यादा दिनों तक हमको क्या करना है, उसको बरकरार रखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हम लोग ना के बराबर करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, और जो केमिकल है जैसे पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, इन सभी का यूज जो है हम बहुत ही मिनिमम कर देते हैं, बहुत ही इसको अवॉइड करते हैं, इसका जो है मिनिमल यूज करते हैं। हम जो है क्या यूज करते हैं, हम देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे भाई, मैन्योर जो है, जो खाद है, गोबर की खाद हो गई, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो गई, या फिर जो है ग्रीन मैन्योर हो गई, इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं जो कि नेचुरल है,
जो कि सॉइल पे, हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट नहीं डालती हैं। तो चूंकि इसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं, इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चूंकि इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करके रखती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करती है, क्योंकि इसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर या फिर मतलब केमिकल पेस्टिसाइड और वीडीसाइड इनका यूज ना करके हम एक प्रकार से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या फिर इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। उसमें क्या है कि हम लोग जैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल भी करते हैं, कल्चरल कंट्रोल भी करते हैं, या फिर जो है हम लीगल कंट्रोल भी करते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत तरीके से जो है हम क्या नाम है, एक प्रकार से समन्वित जो है नियंत्रण करते हैं, चाहे वो खरपतवार हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, इनका सबका जो है एक समन्वित प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हम केवल फर्टिलाइजर या फिर मतलब हम लोग केमिकल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं। जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे नीम हो गया, नीम ऑयल हो गया, तो ये भी बहुत काफ़ी हद तक क्या करते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें यूज करते हैं, जो कि हमको नेचर ने स्वयं दिया हुआ है। तो जब नेचर ने स्वयं दिया हुआ है तो वो किसी प्रकार से हानिकारक नहीं होंगे, वो नेचर में पाए जाने वाले अदर ऑर्गेनिम्स के लिए भी हानिकारक नहीं होंगे और वो हमारी हेल्थ के लिए भी हानिकारक नहीं होंगे। तो चूंकि ये नेचुरल चीज़ों को बैलेंस करके रखता है, इकोलॉजिकल जो है बैलेंस मेंटेन करता है, तो इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इको फार्मिंग भी बोलते हैं या फिर इकोलॉजिकल फार्मिंग भी बोलते हैं। अच्छा, इसको पर्माकल्चर भी बोलते हैं, पर्माकल्चर जो यहाँ पे यूज हो रहा है, पर्माकल्चर जो हम बता रहे हैं आपसे, पर्माकल्चर यूज करने का यहाँ पे सेंस ये है कि एक हम परमानेंट एग्रीकल्चर या फिर परमानेंट कल्चर की बात कर रहे हैं। ऐसा कल्चर जो हमेशा के लिए रहे, ऐसा कल्चर ना हो कि आज हम कर रहे हैं, दूसरा जो है दूसरे दिन या फिर कुछ सालों बाद वो नुकसान करे। जैसा कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, अभी तो हमको यील्ड बहुत मिल रही है, हम लोग जो है बहुत खुश हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा हजार्डियस हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बहुत सारे केमिकल का यूज कर रहे हैं, और ये आप देख ही रहे हैं कि केमिकल का यूज करने से आज क्या हो रहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रही हैं, क्योंकि अब सभी का जो मेन मकसद है वो इनकम जनरेट करना है। सभी लोग एक दूसरे को खराब चीज़ें जो है देने के लिए आतुर रहते हैं। जैसे कि जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उसमें भी मिलावट चल रही है। अच्छा, ये सभी लोग जो है एक दूसरे चीज़ों को यूज भी कर रहे हैं। कोई किसी को खराब मिल्क दे रहा है, कोई किसी को खराब जो है वेजिटेबल्स दे रहा है, कोई किसी को खराब जो है क्या नाम है घी दे रहा है, या कोई किसी को जो है खराब क्या कहते हैं पनीर दे रहा है। तो इस तरीके से ये मिठाई कोई किसी को खराब दे रहा है, तो इस तरीके से एक दूसरे को खराब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। ये आदमी समझने को नहीं तैयार है कि ये हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि आपस में ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए लोग एक दूसरे को जो है क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये इन सारे एस्पेक्ट को जो है ध्यान में रखता है। जैसे कि इसमें जो पर्माकल्चर यूज होता है इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं। पर्माकल्चर जो होता है इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं। एक केयर फॉर अर्थ, दूसरा होता है केयर फॉर ह्यूमन, एंड तीसरा होता है फेयर शेयर। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, जैसा कि हमने कहा कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स हम यूज करेंगे, बायोकेमिकल यूज करेंगे, हम जो है केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, हम हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। तो मतलब हम जो नेचर ने हमको दिया है उन चीज़ों को यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो अच्छी बनी रहेगी। अच्छा, दूसरा ये कि हम जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, जो सॉइल है उसको बहुत ही कम डिस्टर्ब करते हैं। मतलब जो जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। जीरो टिलेज या फिर मिनिमम टिलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
हम जो सॉइल है उसको कम से कम जो है टिलिंग करते हैं, डैमेज कम से कम करते हैं। हम जो सॉइल के जो प्लांट्स के रेसिड्यू हैं हम उस सॉइल की सरफेस पे ही रहने देते हैं और उनको जो है डिकम्पोज होने देते हैं। सॉइल को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है सॉइल की जो है केयरिंग होती है। अच्छा, हम क्रॉप रोटेशन जो है अपनाते हैं। क्रॉप रोटेशन हमने आपको बताया था। क्रॉप रोटेशन में क्या है कि हम लोग लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस जो क्रॉप हैं उनको जो है सिक्वेंशियल ग्रो करते हैं, या फिर हम उथली और गहरी जड़ों वालों को जो जड़ों वाली जो फसलें हैं उनको हम सिक्वेंशियल तरीके से जो है ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। मतलब जो क्रॉप हैं उनको हम ईयर आफ्टर ईयर क्या करते हैं रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। तो इससे क्या होता है, जो अर्थ है, जो सॉइल है, वो जो है कम डिस्टर्ब होती है और उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो मेंटेन रहती है। अच्छा, तीसरा क्या है कि हम जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, हम एक प्रकार से इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे आप असम और बिहार वगैरह में देखेंगे, जो धान का फील्ड होता है, क्योंकि धान के फील्ड में आपको पता है पानी भरा रहता है, तो उसी में वो क्या करते हैं, मछली पाल देते हैं। इसी में क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं। ठीक है, मछली पालन करने के साथ साथ इसी में जो है बत्तख पाल देते हैं। ये जो धान का खेत है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसी में वो क्या करते हैं, मछली पाल लेते हैं। मछली पालने के साथ साथ वो बत्तख, डक भी पालते हैं। इससे क्या होता है, जैसे जो बत्तख हैं वो क्या करती हैं, इस मिट्टी में जो चोंच अपनी जो है जब डालती हैं तो क्या होता है, वेंटिलेशन भी हो जाता है, सॉइल में वेंटिलेशन हो जाता है, रूट में पौधों की जड़ों तक जो है एयर पहुंच जाती है। दूसरा, ये जो डक हैं, ये जो बत्तख हैं, ये क्या करती हैं, जो हानिकारक इंसेक्ट हैं जो कि पौधों को डैमेज कर सकते हैं, उनके लार्वा को ये खा लेती हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया कि इंसेक्ट कंट्रोल हो रहा है। दूसरा ये हो जाता है कि इनका जो एक्सक्रीटा है, इनका जो एक्सक्रीटा है वो जो है फील्ड में ही जाता है और फील्ड को, सॉइल को क्या करता है, उर्वरा बनाता है, उर्वर बनाता है, उसको फर्टाइल बनाता है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जाती है। इस तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जाती है, जिससे भी जो है क्या होता है, सॉइल की केयर होती है, मिट्टी की केयर होती है। अच्छा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम जो है मिक्स्ड फार्मिंग पे काम करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग में जैसा कि हमने आपको बताया भी कि हम जो है, हम क्या करते हैं भाई, हम फसल तो उगा ही रहे हैं। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए इतनी फील्ड है, 1 हेक्टेयर फील्ड है सपोज दैट, तो हम इसी में क्या करते हैं, हम इसी में जो है क्रॉप तो ग्रो करते ही करते हैं, क्रॉप तो ग्रो करते ही करते हैं, साथ में जो है हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पाउल्ट्री हो गई, इसी में हम जो है कैटल हो गए, इसी में हम बफेलो हो गई, उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, पालते हैं। हम जो है गाय, भैंस, मुर्गी, बत्तख, इन सभी चीज़ों को भी पालते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे जो क्रॉप का वेस्ट है, जैसे घास फूस है, तो ये सब किस में यूज हो जाते हैं, चारे में, एज ए चारा यूज हो जाता है। अच्छा, चारा जब यूज हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जब हमको किसी प्रकार की कोई मशीनरी नहीं लगानी, देखिए हमको मैन्योर बनाने के लिए, जैसे फर्टिलाइजर बनाने के लिए फैक्ट्री लगती हैं, उसके लिए मशीनरी लगती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो क्रॉप से बचा हुआ प्रोडक्ट है, जो ग्रीन चीज़ें हैं, उनको हम क्या करते हैं, इन्हीं जो है कैटल्स को या फिर बफेलो को, इन सबको हम क्या करते हैं, दे देते हैं और ये उसको खाती हैं। उससे फिर मैन्योर एक हिसाब से हमको मिल जाता है, क्योंकि ये गोबर निकालती है, फिर गोबर खाद हमको इन्हीं से मिल जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक प्रकार से रिसाइकलिंग हो जाती है। ठीक है, और उसी से फिर हमको जो है गाय भैंस से हमसे क्या मिलता है, दूध भी मिल जाता है, अच्छा जो है हमको दूध भी मिल जाता है। तो इस तरीके से एक क्या नाम है, एक ये मिक्स्ड फार्मिंग होती है, एक इंटीग्रेटेड तरीके से, एक समन्वित तरीके से इसमें खेती की जाती है, जिससे क्या होता है कि नेचर जो है बैलेंस होता है, मानव स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और फसल की क्या नाम है, क्वालिटी भी अच्छी होती है और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से जब हम एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जब खेती करते हैं तो उससे क्या होता है, देखिए जो हमारा जो लागत है वो भी कम होती है।
पहले शुरुआत में लागत अच्छी खासी आती है कि जानवर आप खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे, उसमें लागत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, लागत आपकी कम होने लगेगी और जो इनकम है वो बढ़ने लगेगी। और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या है कि आप लागत जब तक करेंगे तब तक लागत आप अधिक से अधिक लगाएंगे, तब तक आप लागत जो है अधिक से अधिक लगाएंगे, आपको अच्छा आउटपुट भी मिलेगा। लेकिन ये सब जो होगा ये एक निश्चित समय तक होगा, क्योंकि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। हम जो है केमिकल हर्बिसाइड, केमिकल वीडिसाइड या फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉइल के जो माइक्रोब्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, और जब ये माइक्रोब्स खत्म हो रहे हैं, यही जो है एक अहम भूमिका निभाते हैं। मिट्टी में जो है जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उसको डिकम्पोज करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप जो है इनपुट तो लगाएंगे लेकिन आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, आउटपुट जो है नीचे चला जाएगा। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में ये नुकसान है, ठीक है। जबकि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में है, इसमें क्या है, आप जो है शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा भाई, चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, लेकिन बाद में फिर क्या होंगी, चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी और आपको लो इनपुट देना पड़ेगा और हाई आउटपुट आपको मिलेगा, बहुत अच्छी इनकम मिलेगी और बहुत अच्छा फूड भी मिलेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, पूरा जो है बैलेंस समझिए रहता है। क्रॉप तो आपको अच्छी मिल ही रही है, क्वांटिटी में भी मिल रही है, क्वालिटी में भी मिल रही है, और नेचर भी साथ में जो है क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हम जो है पेरिनियल क्रॉप को लगाते हैं, ठीक है। हम जो है ऐसी क्रॉप को लगाते हैं जिसमें वाटर रिटेंशन अच्छा हो, जल धारण क्षमता अच्छी हो। हम जो है सॉइल में जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की तरफ कोशिश करते हैं, ईल्ड को बढ़ाते हैं, लेकिन इस तरीके से बढ़ाते हैं कि सॉइल की हेल्थ पे किसी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। हम जो है मार्केट गार्डनिंग करते हैं। मार्केट गार्डनिंग का मतलब क्या है कि हम जो मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पे हम उसी के पास में, जैसे सिटी के पास में हम वेजिटेबल्स वगैरह जो है ग्रो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो खत्म हो जाता है, हम जो है तुरंत मार्केट में पहुंच जाते हैं और सेलिंग भी अच्छे से हो जाती है, उसकी जो है हमको जो है आउटपुट भी अच्छा मिल जाता है, इनकम हमको अच्छी मिल जाती है, और जो पॉल्यूशन होने वाला था ट्रांसपोर्टेशन में वो भी जो है खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर केवल खेती से ही रिलेटेड नहीं है, ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आजकल का जो वर्ड चल रहा है उसको भी जो है एक प्रकार से फोकस करता है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मल्टी लेयर क्रॉपिंग और जो है हम क्या नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नेचर है वो बैलेंस होता है और हमको जो है अच्छे से फूड मिल जाता है, अच्छी क्वांटिटी में भी और अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को समझ लिया। अभी हम लोग देख लेते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, अंतर हम लोग इसी में समझ भी चुके हैं। जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या है कि हम जो है जो नेचुरल चीजें हैं उनको जो है यूज करते हैं, ठीक है, नेचुरल चीजों को यूज करते हैं। हम जो है जो केमिकल चीजें हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, हर्बिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, इनके यूज को बहुत ही कम कर देते हैं। जबकि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो है इसका जस्ट अपोजिट है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लो इनपुट लगता है, हाई आउटपुट आता है, जबकि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में हाई आउटपुट है और हाई इनपुट भी है, ठीक है। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है इसमें देखिए लो इनपुट भी लगता है और लो जो है आउटपुट भी आता है। जैसे कि जो छोटे मोटे किसान है केवल जो है एक प्रकार से अपनी जीविका पार्जन या फिर कहें कि पेट पालने के लिए जो है खेती करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत हम इसमें लगा दे रहे हैं और हमको खाने पीने भर का मिल जा रहा है। तो उस तरीके की जो खेती होती है वो सब्सिस्टेंस होती है।
सब्सिस्टेंस खेती कहलाती है। ठीक है, इसमें ना बहुत ज्यादा इनपुट लगता है और ना बहुत ज्यादा आउटपुट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों जो है फार्मिंग सिस्टम में अंतर भी समझा और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी समझा, बहुत ही व्यापक तरीके से समझा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि हम जो है आपके लिए ये जो वीडियो लाए हैं ये किस तरीके का है और हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको शेयर जरूर करिए, इसमें कंजूसी मत करिए, आप वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।